नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। केदारनाथ में आज एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना बड़ी दर्दनाक है। प्रारंभिक तौर में कहा गया कि मौसम की खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई और हेलीकॉप्टर किसी से टकरा गया, जिससे तेज आवाज़ के साथ धमाका हुआ और जो 100 थे उसके चिथड़े उड़े दिखते रहे। माने सीधे तौर पर यह देखा गया कि हेलीकॉप्टर में आग लग गई और जो उससे जो लोग गिरे, यात्री जिसमें पायलट भी थे, तो उनके चिथड़े उड़ गए। पहाड़ियों में ये कहा जाता है कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर निकलता है वो कई जगह पर सकरे रास्ते होते हैं और उस समय मौसम इतना ख़राब था कि बर्फ़ गिर रही थी, कहीं कहीं ओले गिर रहे थे, घना कोहरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये हेलीकॉप्टर जो था वो गुप्त काशी से उड़ करके केदारनाथ की ओर जा रहा था, लेकिन केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी गरुड़ चट्टी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बचाव और राहत कार्य जारी है। राष्ट्रपति ने भी इस जो है हादसे पर गहरा दुख जताया है। जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उससे एक बार फिर प्रशासन सख्ते में आ गया, क्योंकि 21 और 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करनी है और इसमें वो विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। ये केदारनाथ में ये तीसरा हेलीकॉप्टर क्रैश है। इसके पहले 2019 में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, लेकिन एक संयोग अच्छा था कि उसमें कोई जान नहीं गई थी, उसमें भी 6 लोग मौजूद थे। किंतु 2013 में जब आपदा आई थी उस समय 3 हेलीकॉप्टर क्रैश किए थे और उसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। तो निश्चित रूप से यह जो घटना है वो अपने में जो है बहुत ही दर्दनाक है। बचाव कार्य जारी है और देखना है कि कैसे जो 100 हैं पड़े हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाता है, क्योंकि इस समय मौसम सबसे बड़ी बाधा है और साथ में वो जो पहाड़ियां हैं जहां पर ये हादसा हुआ है वो भी बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विवादित बोल से लोग परेशान हैं। और परेशान लोग कहाँ के हैं? खास तौर से मध्य प्रदेश के लोग, जहां पर उमा भारती ने कह दिया कि तिलकधारी, जनेऊधारी और तलवारधारी, 3 लोगों की बात की उन्होंने। तिलकधारी, जनेऊधारी और साथ में उन्होंने कहा कि जनेऊधारी, ये लोग अपने को भगवान का सेवक कहते हैं, किंतु इन्हीं की बदौलत मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें हैं और शराब के अहाते हैं। सीधा सीधा इन्हीं लोगों की बदौलत जो अपने को भगवान का सेवक कहते हैं, तिलकधारी, जनेऊधारी और सीधे तलवारधारी। तो ये लोग जो अपने को भगवान का सेवक मानते हैं, इन्हीं की बदौलत मध्य प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं
और जो शराब के अहाते हैं वो तेजी के साथ चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अयोध्या बाईपास पर तो एक दुर्गा मंदिर और एक हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकानें हैं और वहाँ पर शराब का अहाता है। निकलना बैठना लोगों का मुश्किल है। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने इस बारे में सरकार से कई बार वार्ता की, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। दरअसल में उमा भारती अब मध्य प्रदेश में शराबबंदी का अभियान चला रही हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार कई शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ की और कल रात को वो अचानक मध्य प्रदेश पहुंची। भोपाल में एक शराब की दुकान के सामने गई और उन्होंने वहाँ की जितना उनका पोस्टर वोस्टर था वो सब फाड़ फाड़ के फेंक दिया और वहीं पर बैठ गई। और वहीं पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि तिलकधारी, जनेऊधारी, तलवारधारी जो अपने को भगवान का सेवक मानते हैं, इन्हीं की बदौलत ये शराब की दुकानें और आते हैं। दुर्गा मंदिर और हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकानें हैं। और इतना ही नहीं हुआ, ये भी कहा कि हम 7 नवंबर से शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। शराब की दुकानों और आहतों के सामने टेंट लगा करके बैठेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाना खाएंगे, वहीं सब कुछ करेंगे, लेकिन हम शराबबंदी करा करके रहेंगे। 7 नवंबर से बड़ा ऐलान किया है उमा भारती ने। इससे सरकार भी शक्ति में है, क्योंकि सरकार तो वहाँ पर बीजेपी की है। और उमा भारती के इस ऐलान से अधिकारी भी परेशान हैं कि वो लगातार दुकानों में जा रही हैं और किस तरीके से जो है विरोध, तीखा विरोध व्यक्त कर रही उमा भारती। अब इस पर मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह की सरकार कैसे सामना करेगी, ये अपने में एक विषम प्रश्न है, क्योंकि हालात अभी भी मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है। और जिस तरीके से उमा भारती ने ऐलान किया है, उससे जो वहाँ के शराब विक्रेता हैं, ठेकेदार हैं, लाइसेंस धारक हैं, वो दहशत में आ गए, वो परेशान हैं कि क्या करना चाहिए उमा भारती के ऐलान से। उमा भारती कह रही हैं कि हम तो सरकार से 6 महीने से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा है। ख़ास तौर से वो जो अयोध्या बाईपास पर जो दुर्गा मंदिर और हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकानें हैं, उसको लेकर के उनका बड़ा तीखा विरोध है। अब देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार इसे कैसे टैकल करती है, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ भी हो, अब ये सरकार की मजबूरी समझिए या कुछ और समझिए, सबसे ज़्यादा राजस्व शराब से मिलता है। दिल्ली में क्या हुआ, यही तो हुआ। और किसी भी राज्य में देख लीजिए, कोरोना में सारी दुकानें बंद थी, लेकिन जब खुलवाई गई तो ठेके की दुकानें पहले, शराब की दुकानें पहले खुल गई, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्व मिलता है। ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के कारण जो है ये देखा जा रहा है कि कैसे शिवराज सिंह की सरकार इस स्थिति से निपटेगी, क्योंकि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की हैं, मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी वहाँ पर अच्छी फॉलोइंग है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और निश्चित रूप से जब उनका अभियान चलेगा तो उसका सामना करने के लिए एक बार प्रशासन, पुलिस सब असहज हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? लगता है कि 7 नवंबर के पहले शिवराज सिंह सरकार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और ये जो अभियान जो 7 तारीख से उमा भारती छेड़ने जा रही हैं उसमें ब्रेक लगवाएंगे। तीसरी बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। केस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं।
सरकार सतर्क हो गई है और डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अब डॉक्टर्स छुट्टी पर नहीं होंगे, डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि यूपी में डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए, अस्पतालों में जो पेशेंट हैं डेंगू और मलेरिया से, उससे बेड्स अब नहीं बचे हैं। सर्जरी विभाग तक के बेड्स में डेंगू और मलेरिया के मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। एक विषम स्थिति पैदा हुई है और उसका कारण मौसम का बदलना भी है। तमाम कारण बनते हैं, लेकिन जो बड़ा कारण है वो यही है कि मौसम बदला, डेंगू और मलेरिया ने अपना जो है रौद्र रूप ले लिया। और यही कारण है कि इस रौद्र रूप के कारण डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि बराबर सतर्क रहें। अस्पतालों में कहा गया है कि जो दवा है उसकी पूरी व्यवस्था की जाए, इलाज में कोई कोताही नहीं की जाए। हालांकि डेंगू से मृतकों की भी अब संख्या प्रकाश में आने लगी है। हमारे कानपुर में भी ऐसा हुआ है। तो अब सरकार का सतर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में अभियान तो चल रहा है कि जो सफाई की व्यवस्था है वो भी अब मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, ये मच्छर ये लोगों को बख्शते नहीं हैं और ये अपने रोग से लोगों को इतना रोगीला कर देते हैं कि उनमें एक नई परेशानी पैदा होती है। हमारा कानपुर भी इससे जो है अछूता नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू में एक मेडिकल छात्रा की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में गंदगी, भीषण प्रयास हो रहे हैं, इस समय अभियान चल रहा है, लेकिन अभी उतनी राहत नहीं मिल पाई है। जो सफाई होनी चाहिए, जिस तरीके से अभियान चलना चाहिए, उसमें नहीं है। वहाँ पर तो 3000 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। उनके लिए क्या होगा, कैसे वो हटेंगी, उनकी गंदगी कैसे दूर होगी, ये एक बड़े विषम हालात हैं। और वहाँ तो सुअरों का भी है। ऐसे हमारे कानपुर में सुंदर नगर है, जहाँ का पानी, जहाँ पर कोई जल संस्थान के पानी की व्यवस्था ही नहीं है, और जो उसमें जो सबमर्सिबल से या हैंड पैप से जो पानी आ रहा है वो जहर है, जहर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जल संस्थान कह रहा है, जल कल विभाग कह रहा है। और वहाँ पर टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। वहाँ पर तो आरओ के जो मार्केटिंग के लोग भी पहुँच गए हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने घरों में आरओ लगाइए, नहीं तो ये पानी तो बहुत ही विषम परिस्थितियाँ पैदा कर देगा। सुंदर नगर में स्थिति बड़ी खराब है। इसके पहले रावतपुर के कुछ गांव में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। गंदगी बहुत बड़ा कारण है और नगर निगम इस दिशा में काम भी बढ़ा रहा है, लेकिन अभी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा ये लगभग तय है। 19 तारीख को माने कल सीधे तौर पर मतगणना होगी। वो तो एक औपचारिकता होगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें गांधी परिवार का सपोर्ट था। और कांग्रेस में एक खास बात तो है कि आम नेताओं और कार्यकर्ताओं का गांधी परिवार के प्रति जो है असीम लगाव है, अटूट लगाव है, बेहद जुड़ाव है। और उसके वो विभिन्न कारण बताते हैं कि गांधी परिवार ने किस तरीके से बलिदान दिया, किस तरीके से देश के लिए संघर्ष किया, किस तरीके से उनकी पीढ़ियाँ स्वतंत्रता संग्राम में लगी, देश की आज़ादी के लिए बताते हैं।
खैर उनका अपना तर्क है। लेकिन सवाल यहाँ एक बहुत बड़ा उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या जो ये चुनाव हुआ है ये क्या मात्र औपचारिकता भर है? होगा वही जो गांधी परिवार चाहेगा, रिमोट कंट्रोल उसी के पास होगा। हालांकि हेगड़े कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, लेकिन खड़गे का ये भी कहना है कि हम पूरी तरीके से गाइडलाइन लेकर के काम करेंगे, सोनिया गांधी से गाइडलाइन लेंगे। अब सवाल केवल ये उठ रहा है कि इस पर एक राय ली गई कि ठीक है, खड़गे चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, लेकिन क्या इससे कांग्रेस का भला होगा? क्या इससे कांग्रेस में नया जीवन आएगा? क्या इससे कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी? क्या इससे कांग्रेस हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में मोर्चा ले सकेगी? क्या जो ये चुनाव है और जिसमें खड़गे चुनाव जीतेंगे, तो क्या खड़गे 2024 की स्थितियों का सामना कर पाएंगे? इस बारे में कुछ सवाल राजनीति के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों से पूछे गए। ये सर्वे हुआ दिल्ली में, जिसमें JNU, DU और साथ में विभिन्न महाविद्यालयों के राजनीति छात्र, यानी राजनीति जो विषय है उसके छात्र, वो भी कौन? पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी कौन? जो PhD कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो उनसे जब एक मीडिया एजेंसी ने बातचीत की और उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि खड़गे और शशि थरूर दो लोग मैदान में हैं, आप कांग्रेस के लिए किसको बेहतर मानते हैं? तो आपको बताया, सीधा सीधा जवाब आया है। सब ये मानते हैं कि हाँ, खड़गे जीतेंगे, लेकिन उनका कहना है, उनका आकलन है, इससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस के लिए तो शशि थरूर बेहतर है। ये लगभग आम राय रही, किसी ने भी शशि थरूर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला और कुल मिलाकर के यही कहते रहे कि हाँ हाँ, बात बिल्कुल सही है और हर हाल में शशि थरूर ही जो कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, जो कांग्रेस गिर रही है, उसको उठाने का काम कर सकते हैं। तो अगर दोनों प्रत्याशियों की बात की जाए तो उसमें शशि थरूर ही बेहतर है। लेकिन कल परिणाम आ जाएगा, नया अध्यक्ष सामने आएगा, जिसमें खड़गे के बारे में सब सुनिश्चित लग रहा है। लेकिन देखना ये है कि खड़गे कांग्रेस की नैया को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे कांग्रेस में जीवन डालते हैं, कैसे कांग्रेस को संजीवनी देते हैं। ये बड़े प्रश्न हैं और इनका उत्तर तो बाद में मिलेगा। अभी खबर ये भी है कि कन्नौज के जो दो मजदूर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं, उनके आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर और है, आतंकियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर NIA ने आज 7 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह माना जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं, इनका गैंगस्टर से गठजोड़ है,
विदेशी पैसा आता है, हथियार आते हैं, सारे काम होते हैं, और ये गैंगस्टर जो हैं वो आतंकियों को बड़ा संबल दे रहे हैं। और यही कारण है एनआईए 7 राज्यों के 50 ठिकानों में छापे मारे, और उन 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी है जहां पर ये गठजोड़ है। और इसीलिए इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए, सारे राज का खुलासा करने के लिए, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन दे रहा है, कौन विदेश से कहां से धन आ रहा है, इन तमाम बातों का खुलासा एनआईए करेगी, इसका उसने दावा किया है। यही कारण है कि पूरी देश में एनआईए की छापेमारी जारी है, और छापेमारी से निश्चित रूप से आतंकी और गैंगस्टर जो गठजोड़ है वो भी टूटेगा, और निश्चित रूप से आतंकवादियों को जो बड़ा संबल मिल रहा है गैंगस्टर से, उस पर सबसे बड़ा हथौड़ा चलेगा। और अब तक तमाम लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन्हीं के आधार पर एनआईए जो है अगली कार्रवाई कर रही है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।